हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं काफ़ी टाइम से इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करी थी, लेकिन मैं इस वीडियो को बना नहीं पाया क्योंकि यार मैं बाकी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी था कि इस वीडियो को मैं कभी बना ही नहीं पाया। लेकिन आज मुझे इस वीडियो को बनाने का टाइम मिल चुका है। तो आप सभी को टाइटल थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ नार्कोस इस वेब सीरीज़ की। ये ऐसी पहली वेब सीरीज़ है जो आप सभी ने ज़रूर देखी होगी। अगर आप सभी वेब सीरीज़ की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए होंगे तो ये नार्कोस वाली वेब सीरीज आप सभी ने जरूर एक बार वॉच करी होगी। ये वेब सीरीज एक ड्रग रिलेटेड वेब सीरीज है एंड ये आर रेटेड वेब सीरीज है। एक्चुअली नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर काफी खर्चा किया था और उसी के साथ साथ ये इतनी हिट कैसे बनी, और ज्यादातर लोग क्योंकि पहली वेब सीरीज नार्कोस ही क्यों है और इसका इंट्रो ज्यादातर लोगों को इतना क्यों पसंद है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नार्कोस की एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि आखिर नार्कोस से इतनी हिट कैसे हुई और इसके अंदर का कंटेंट ऐसा क्या था कि ये आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नार्कोस इस कंप्लीट वेब सीरीज की शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन उसके लिए हमें 2 साल पीछे यानी 2014 में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2014 में नार्कोस को बनाने की प्लानिंग चल रही थी एंड नार्कोस एक ड्रग रिलेटेड सीरीज होगी जिसमें हम पाब्लो एमिलो एस्कोबार गावेरिया इस बंदे की कहानी को देखने वाले थे। अब यहाँ पर ये जो बंदा था ये कोलंबिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया था। इसके अंडर में काफ़ी सारी कोकेन्स की फैक्ट्रियाँ चलती थी एंड मैंने कोकेन का नाम मेंशन किया तो मतलब ये वीडियो मेरी डीमोनेटाइज होने वाली है, तो फिर इस वीडियो से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो अब बात करते हैं स्टोरी की। तो ये कहानी जो है ये पाब्लो एस्कोबार के ऊपर लिखी जाने वाली थी, जो कोलंबिया का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था और उसने कैसे इतनी अमीरियत हासिल कर ली कि वो खुद को एक प्रेसिडेंट के रूप में पेश कर सके, लेकिन उसकी हालत कैसी हो गई और वो एंड में गरीब क्यों बना, इसी के ऊपर इस स्टोरी को लिखा गया था और इसी के ऊपर इसके 2 सीजन्स लिखे गए थे। अब यहाँ पर इसके लिए जो कास्ट करे हुए एक्टर्स थे उनका नाम था वेगनर मोरिया, जिन्होंने इसमें पाब्लो एमिलो एस्कोबार गाविरिया का कैरेक्टर प्ले किया और वो कैरेक्टर इतना जबरदस्त था कि आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि वेगनर के अलावा इस कैरेक्टर को और कोई प्ले नहीं कर सकता। एंड सीरियसली अगर पर्सनली मैं कहूँ तो वेगनर सर के अलावा इस कैरेक्टर को और कोई प्ले नहीं कर सकता था। पाब्लो के कैरेक्टर को काफी सारे एक्टर्स ने प्ले किया। पाब्लो के ऊपर मूवी भी बन चुकी है और उसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज भी बन चुकी है जो कम से कम 40 एपिसोड्स की है। उसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हो। लेकिन नार्कोस में जो वेगनर मोरिया ने पाब्लो का कैरेक्टर प्ले किया था ना, वो वैसा कैरेक्टर शायद ही कोई प्ले ना कर सके। एक्चुअली वेगनर मोरिया उस कैरेक्टर के अंदर इतना फिट ऑन हो चुके थे कि अब ऐसा लगने लगा था कि पाब्लो का जो रियल कैरेक्टर है यानी पाब्लो जो रियल फेस है वही वेगनर मोरिया है। एंड वेगनर मोरिया सर ने इस कदर की उसमें एक्टिंग करी थी ना कि सबके लोग सारे लोगों के दिलों को उन्होंने जीत लिया था और यही नार्कोस की एक वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस की पहला रीजन था। सेकंड रीजन था इसकी स्टोरी, और इसकी स्टोरी एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें हम एक एंटी विलन कैरेक्टर को देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर अगर आप मूवीज को देखोगे आर रेटेड भी मूवीज जो होती है उसमें हम ज्यादातर हीरो के कैरेक्टर को देखते हैं, बट ये ऐसी पहली वेब सीरीज थी और ये ऐसी कम वेब सीरीज में से वेब सीरीज थी जिसमें हम एक एंटी हीरो को कैरेक्टर को देखेंगे, कैरेक्टर को देखने वाले थे जिसने एक कंप्लीट आतंक कोलंबिया में मचाया हुआ था। बट फिर भी उसके डेथ के टाइम पर काफी सारे लोग एंडिंग के एपिसोड में काफी रोए होंगे। अगर आप सभी को सेकंड सीजन का एंडिंग एपिसोड याद है तो आप पाब्लो एस्कोबार की डेथ के ऊपर तो रोए ही होंगे। मैं भी पर्सनली रोया था, मतलब मुझे भी वो सीन काफी इमोशनल लगा था। इसी वजह से यह ऐसी पहली वेब सीरीज थी जिसमें एक एंटी हीरो के कैरेक्टर के लिए भी हमें रोना आ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस वेब सीरीज के अदर कास्ट क्रू की। तो फिर इसमें हमें दूसरे मेन लीड में हम बॉल्ड होलैक सर को देखते हैं, जो इसमें स्टीव मर्फी के किरदार को प्ले करते हुए हमें नजर आए। स्टीव मर्फी एक डीए एजेंट थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं और उनकी दोनों बेटियां भी एक्चुअली डीए में ही है, पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन वो पहले कोलंबिया में आए थे और कोलंबिया में ही उन्होंने पाब्लो को रोकने का ऑपरेशन स्टार्ट किया था। इसी वजह से वो पाब्लो को रोकने में कैसे सक्सेसफुल हुए ये हम स्टीव मर्फी की ही नरेशन की स्टोरी से समझ पाएंगे। एक्चुअली बॉल्ड होलैक सर का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर काफी जबरदस्त था, बट फिर भी काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जो पैद्रो पास्कल सर का कैरेक्टर था यानी जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था हावियर पेनिया का, वो ज्यादा जबरदस्त था स्टीव मर्फी से, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि हावियर पेनिया का जो कैरेक्टर है वो स्टीव मर्फी वाले कैरेक्टर से थोड़ा डोमिनेटिंग एंड थोड़ा पावरफुल लग रहा है। जिस हिसाब से उसकी इंट्रोडक्शन कराई गई थी
ज़्यादातर लोगों को वही कैरेक्टर सबसे पावरफुल दिखाई दिया। इसी वजह से सीजन 3 में उनका एज अ मेन लीड रोल हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं इस सीरीज के सीजन 1 एंड सीजन 2 की। तो इस सीरीज के सीजन 1 एंड सीजन 2 की स्टोरी को इतना ज़बरदस्त तरीके से बिल्डअप किया गया था कि इन दोनों स्टोरीज को काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑडियंस के सामने पेश किया गया है। यानी कैसे पाब्लो पहले एक गरीब घर में पैदा होता है, लेकिन बाद में वो कैसे ड्रग्स वगैरह में पड़कर एक इतना पैसा हासिल कर लेता है कि बाद में चलकर वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे बीच इलेक्शन से ही रोक दिया जाता है। जो वहाँ के बड़े बड़े नेताएं थे उन्हें कैसे रोकते हैं और उसी के साथ साथ उन नेताओं से बदला लेते लेते वो कैसे एक देश का बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है, और धीरे धीरे करते करते जो उसका कॉम्पिटिटर था काली कार्टल्स, वो कैसे उससे बदला लेता है उसकी हार का, और उसी के साथ साथ वो मार्केट को डोमिनेट ना कर सके। इसी वजह से काली कार्टल्स लॉस पेपर्स नाम का एक ग्रुप बनाता है, और लॉस पेपर्स नाम का एक ग्रुप बनाकर वो कैसे पाब्लो एस्कोबार को पूरी तरीके से फाइनेंशियली गरीब कर देता है, और फाइनेंशियली गरीब होने के बाद वो कैसे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और एक दिन डीए उसे मार ही डालती है। ये एक्चुअली इसके पहले और सेकंड सीजन का कहानी थी, एंड ये दोनों सीजन्स इतने हिट हुए कि इन दोनों सीजन्स को काफी बढ़िया तरीके से लोगों का रिस्पांस आया। ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि पाब्लो का कैरेक्टर सीरियसली काफी यूनिक था, एंड वेगनर सर ने इस कैरेक्टर को लेकर जो भी मेहनत करी थी वो काफी जबरदस्त तरीके से सामने हमें दिखती है। उसी के साथ साथ काली कार्टल्स के रोल की अगर बात करी जाए तो सेकंड सीजन में उनका इतना रोल था नहीं। फर्स्ट सीजन में तो उनका एंडिंग के ही एपिसोड में रोल था, वो भी सिर्फ पाचो हरेरा का, लेकिन उन्होंने भी अपने रोल को काफी बखूबी से निभाया। एल्बर्टो अनाम जिन्होंने पाचो हरेरा के कैरेक्टर को प्ले किया, वो आज तक इस कैरेक्टर के लिए जाने जाएंगे, क्योंकि यार ये कैरेक्टर काफी जबरदस्त था। एंड पाचो हरेरा का जो कैरेक्टर हमें स्क्रीन में दिखाई दिया वो सीरियसली काफी यूनिक था। और उसी के साथ साथ इसका तीसरा सीजन शुरू हुआ, लेकिन इसके तीसरे सीजन में रिस्क काफी ज्यादा थी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इमोशनली पाब्लो के कैरेक्टर से कनेक्टेड थे वो सेकेंड सीजन के बाद ही नार्कोस को देखना छोड़ दिए थे, और तीसरा सीजन लाना ये मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी रिस्क थी। बट फिर भी उन्होंने इस रिस्क को पार करते हुए इसका तीसरा सीजन रिलीज किया। और इसका जो तीसरा सीजन था जब लोगों के सामने आया तब वो एक्चुअल काली कार्टल्स के बारे में जाने, क्योंकि इसकी जो पूरी स्टोरी लाइन थी वो सिर्फ काली कार्टल्स पर ही बेस्ड थी, वरना बाकी के जो 2 सीजन्स थे उनकी स्टोरी लाइन पाब्लो एस्कोबार के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन इसकी जो तीसरा सीजन था वो सिर्फ काली कार्टल्स के ऊपर बेस्ड था। इसी वजह से वो सीरीज को देखने में एक अलग लेवल का मजा आता है, क्योंकि अगर आप सभी जानोगे तो इसका पहला दूसरा सीजन जैसे कनेक्टेड है, वैसे इसका तीसरा सीजन बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ना तो हमें पुराने कैरेक्टर्स का कोई भी इंट्रो दिखाया गया, ना ही उनका कोई स्पेशल कैमियो दिखाया गया, ना ही हमें किसी पुराने कैरेक्टर के बारे में बताया गया। सिर्फ पुराने कैरेक्टर से मेरा मतलब है वेगनर सर का कैरेक्टर और उसी के साथ साथ बॉयल्ड सर का कैरेक्टर, यानी स्टीव मर्फी एंड पाब्लो के कैरेक्टर के बारे में ना तो हमें कुछ बताया गया, सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई गई और वो भी उसमें रियल फुटेजेस का यूज किया गया, जिसकी वजह से उनका जो कैमियो था वो तीसरे सीजन में हमें देखने को नहीं मिला। और ये नार्कोस के फैन के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी, क्योंकि अब तक वो जिस कैरेक्टर से इतना प्यार कर रहे थे वो कैरेक्टर उनको नहीं दिखने को मिलेगा। इसी वजह से वो थोड़े से डिसअपॉइंट है। पर फिर भी सीजन 3 ने लोगों की निराशा को कम किया, क्योंकि सीजन 3 में एल्बर्टो अनाम का जो कैरेक्टर था, यानी जो पाचो हरेरा का कैरेक्टर था, वो लोगों को काफी पसंद आया और वो लोगों को काफी बढ़िया तरीके का लगा। भले ही वो गे हो, भले ही वो होमोसेक्सुअल हो, बट फिर भी वो कैरेक्टर ज्यादातर लोगों को इस वजह से पसंद आया क्योंकि उसकी एक्शन और उसी के साथ साथ उसकी फाइटिंग स्किल्स लोगों के दिलों में बस गए। और यही वो रीजन था कि नार्कोस का जो सीजन 3 है वो सिर्फ पाचो हरेरा के कैरेक्टर की वजह से चला, और यही वो रीजन था कि पाचो हरेरा का जो कैरेक्टर है वो आने वाले समय में नार्कोस के 2 सीरीज में भी लिया गया। अब बात करते हैं नार्कोस के सीजन 3 के बाद। अब यहाँ पर नार्कोस का सीजन 4 रिलीज करने ही वाले थे, बट सीजन 4 में इतना दम नहीं होने की वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया था, मतलब मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो इसके एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज रिलीज करेंगे जो थी नार्कोस मैक्सिको। लेकिन इसका सबसे पहला नाम नार्कोस सीजन 4 रखा गया था, बट नार्कोस सीजन 4 रखा जाता तो शायद से लोगों के लिए कंफ्यूजिंग पार्ट होता, क्योंकि नार्कोस मैक्सिको में हम पाब्लो एस्कोबार, काली कार्टल्स के कैरेक्टर्स को देखते हैं जो रियलिटी में सीजन 3 में ही मारे गए थे। तो वो कैरेक्टर वापस रिटर्न कैसे हुए, ये लोगों के दिलों में कंफ्यूजन पैदा कर पाता। इसी वजह से उन्होंने इस सीरीज का नाम ही चेंज कर दिया और इस सीरीज का नाम रखा गया नार्कोस मैक्सिको। अब यहाँ पर नार्कोस मैक्सिको 2018 में रिलीज हुई थी, एंड ये सीरीज का पहला सीजन जो था उसकी मार्केटिंग काफी करी गई थी। उसकी मार्केटिंग स्पेशली इंडिया में भी करी गई थी और उसी के साथ साथ उसकी मार्केटिंग को काफी प्रेशर किया गया। इसी वजह से
नार्कोस मैक्सिको का जो सीजन 1 था वो क्वाइट हिट रहा सीजन 2 से। अब बात करते हैं नार्कोस मैक्सिको में ऐसा क्या था जो आप सभी को पसंद आया। तो उसका सबसे पहला रीजन था डियागो लूना सर का कैरेक्टर। डियागो लूना सर ने जिस हिसाब से मिगेल अनेल फेलिक्स गयार्डो के कैरेक्टर को प्ले किया वो शायद से कोई भी ना कर पाता। एक्चुअली एल चैपो की जो सीरीज थी उसमें भी मिगेल के कैरेक्टर को प्ले करने वाले जो एक्टर थे वो मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि यार वो कैरेक्टर और उसी के साथ साथ जो डियागो लूना का मिगेल कैरेक्टर था उन दोनों में एज डिफरेंसेस काफी ज्यादा थे। यानी जो आप एल चैपो के मिगेल को देखोगे तो वो थोड़े से बूढ़े बाढ़े लगेंगे, लेकिन वही अगर आप जब नार्कोस मैक्सिको के मिगेल को देखेंगे तब वो थोड़े से जवान लगेंगे। इसी वजह से ये एज डिफरेंसेस होने की वजह से ज्यादातर लोगों को डियागो लूना का कैरेक्टर एक्चुअल में पसंद आया। और उसके पीछे दूसरा रीजन ये था कि ज्यादातर लोगों ने नार्कोस मैक्सिको में सिर्फ एल चैपो की स्टोरी सुनी थी, उसके पीछे या फिर उसके मेंटोर्स की कहानी उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। और ये जो स्टोरी थी ये एक्चुअली एल चैपो के भी पहले यानी मिगेल फेलिक्स के भी पहले, जब वो पेड्रो एल्विस नाम के एक ड्रग डीलर के साथ काम करता था उसके ऊपर इस सीरीज को लिखा जाने वाला था। अब यहाँ पर इस सीरीज में डियागो लूना सर, माइकल पेनिया सर, उसके बाद टेक्नो सर, फिर उसके बाद वॉकिन कैसियो सर, ये सब मेन लीड्स में हमें देखने को मिलने वाले थे। जैसे फॉर एग्जांपल डियागो लूना सर मिगेल के कैरेक्टर को प्ले करने वाले थे, माइकल सर एनरिकी कैमेरेना यानी कीकी कैमेरेनिया के रोल में हमें देखने को मिलने वाले थे। उसी के साथ साथ टेक्नो सर हमें राफेल कारो क्विंटेरो के कैरेक्टर में दिखने वाले थे। और उसी के साथ साथ वॉकिन कैसियो जो थे वो हमें एर्नेस्टो फोंसेका यानी डॉन नेटो के कैरेक्टर में हमें देखने को मिलने वाले थे। एंड ये जो सारे कैरेक्टर्स थे वो लोगों के दिलों में इतने बस गए कि लोगों का इसमें मिक्स्ड रिव्यू आया। एक्चुअली ये सीरीज रिलीज होने के बाद ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि डियागो लूना सर का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत बोरिंग था, बट मुझे वो बोरिंग नहीं लगा, क्योंकि यार वो सीरियसली काफी जबरदस्त कैरेक्टर था। राफेल कारो क्विंटेरो यानी टेक्नो सर का जो कैरेक्टर था वो ज्यादातर लोगों को पसंद आया, क्योंकि जिस हिसाब से राफा के कैरेक्टर के अंदर एक जुनून और उसी के साथ साथ जिस हिसाब से उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया था वो सीरियसली काफी जबरदस्त था। और डॉन नेटो के भी कैरेक्टर को कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि डॉन नेटो का कैरेक्टर ये एडवाइजर वाला कैरेक्टर था और वो थोड़ा सा मैच्योर लग रहा था राफा और मिगेल के ग्रुप का। इसी वजह से डॉन नेटो के भी कैरेक्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि माइकल पेनिया एनरिकी कैमेरिनिया के रोल में इतने ज्यादा फिट नहीं थे, क्योंकि एनरिकी कैमेरिनिया के रोल के लिए एक मैच्योर एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए था, क्योंकि एंटमैन में उनका एक कॉमिक स्केच था और इसी कॉमिक स्केच की वजह से माइकल पेनिया सर काफी ये हो चुके, मतलब माइकल पेनिया सर को एक कॉमिक रोल में ही ज्यादा सूटेबल ऐसा लोगों का मानना था। बट फिर भी उन्होंने एनरिकी कैमेरिनिया के रोल को काफी जबरदस्त तरीके से प्ले किया और ये सीरीज आज भी लोगों के दिलों के अंदर बसी पड़ी है। फिर उसके बाद इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज किया गया जो फिलिक्स के बर्बादी का रीजन होने वाला था और ये सीरीज भी काफी हिट हुई और उसी के साथ साथ इस सीरीज को भी काफी लोगों ने पसंद किया। लेकिन ज्यादातर लोगों की डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि इसमें टेक्नो सर एंड वॉकिन कैसियो सर के रोल को नहीं दिखाया गया। इसी वजह से ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये सीरीज में थोड़ा बहुत आपको बोरनेस लग सकती है। लेकिन फिर भी ये सीरीज का सेकंड सीजन भी काफी जबरदस्त था, क्योंकि हमें इसमें स्कॉट मैकनरी सर दिखने वाले थे एंड स्कॉट मैकनरी सर इसमें एज अ वॉल्ट बैट्सनील के रोल में हमें देखने को मिलने वाले थे। तो ये सीरीज सीरियसली काफी जबरदस्त तरीके की सीरीज थी एंड उसी के साथ साथ ये जो स्टोरी है ये सीरियसली काफी जबरदस्त तरीके की स्टोरी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।